हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के भाग दो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की संरचना, राजनीतिक और धार्मिक संरचना में सामंतवाद का सामंतवाद का विकास तथा कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। भाग वन में हम लोगों ने इस टॉपिक की भूमिका पढ़ी थी, चर्च व्यवस्था पढ़ी, चर्च का संगठन और सर्वोच्चता पढ़ी, पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद का उत्थान पड़ा। अब इसमें आगे का देखते हैं सामंतवाद क्या है और इसके विकास कार्य प्रणाली क्या है। तो शुरू करते हैं। 11वीं शताब्दी में यूरोप में जो नवीन राजनीति तथा सामाजिक प्रणाली का विकास हुआ उसे सामान्यतः सामंतवाद कहा गया है। सामंतवाद अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फ्यूडलिज्म शब्द की उत्पत्ति जर्मेनिक शब्द फ्यूड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि के टुकड़े अथवा जागीर यानी फाइव से है। यह प्रणाली सामंतवाद मूलतः भूमि स्वामित्व पर आधारित थी और इसके राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष थे। यद्यपि यह सत्य है कि सभी क्षेत्रों में सामंतवाद का स्वरूप एक सा नहीं था और विकास प्रक्रिया में इसने विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप धारण किए, तथापि इसकी इसकी मूलभूत अवधारणा सभी क्षेत्रों में समान थी। ये सामंत अपनी फाइव जागीर में स्वतंत्र शासक के समान थे और वंशानुगत थे। प्रायः राजा को नियंत्रण में रखने के लिए या अन्य कारणों से वे आपस में युद्ध करते रहते थे। अपनी फाइव की जनता पर उन्हें संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार की प्रणाली आधुनिक युग की शुरुआत अर्थात 15वीं शताब्दी तक चलती रही। अब कारण क्या थे? सामंतवाद के विकास के कई कारण थे। जैसे पहला था अराजकता। रोम साम्राज्य के विघटन के पश्चात राजनीतिक अराजकता फैल गई। बर्बर आक्रमणों में से भी संकट में वृद्धि हुई। ऐसे में शक्तिशाली व्यक्तियों ने कृषकों को लूटना आरंभ कर दिया। दुर्बल राजा उन्हें संरक्षण देने में असमर्थ थे। अतः कृषकों ने इन शक्तिशाली व्यक्तियों या फाइव होल्डरों से समझौता कर लिया कि वे कृषकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बदले में कृषकों ने उन्हें अपना स्वामी मान लिया। अब भूमि के स्वामी सामंत हो गए। कृषकों ने उपज का एक भाग तथा कई प्रकार की सेवा निःशुल्क देने का वचन दिया। इसी प्रकार छोटे सामंतों ने बड़े सामंतों की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा कारण क्या था? केंद्रीय सत्ता का दुर्बल होना। रोम साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय कुलीन लोग केंद्रीय सत्ता के आदेशों का पालन करते थे। केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होने से उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। ये लोग ही बाद में सामंत बने और स्थानीय क्षेत्रों में उन्होंने अधिकार रखा। तीसरा है जर्मन जातियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन कास्ट। जर्मन जातियों के आगमन से भी सामंतवादी प्रणाली के विकास में वृद्धि हुई। जर्मन जाति कबीले में विभाजित थी और प्रत्येक कबीले का एक नेता होता था। जब जर्मनों के अधिकार में विस्तृत भूमि आ गई, तब उन्होंने उस भूमि को कबीलों में विभाजित कर दिया। नेताओं ने अपनी भूमि अपने अनुयायियों में बांट दी। इन अनुयायियों को अपने नेताओं को सैनिक तथा राजनीतिक सेवा प्रदान करनी पड़ती थी। इस प्रकार बड़े छोटे सामंतों की श्रृंखला स्थापित हो गई। चौथा है रोमन दास प्रथा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रोमन स्लेवरी। रोमनों के अंतर्गत बड़ी संख्या में दास थे जिन्होंने अधिकांश आर्थिक कार्य और सेवाएं कराई जाती थीं। लेकिन इन दासों पर अत्याचार भी किए जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने लगन से कार्य करना बंद कर दिया। अंत में बाध्य होकर रोमन लोगों ने दासों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें कुछ अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान की। ये दास अब अपना परिवार रख सकते थे तथा व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपने स्वामियों की सेवा भी करनी पड़ती थी। अब उन्हें अर्धदास या कृषक दास कहा जाता था और कभी भी उन उनका स्वामी कभी भी उन्हें भूमि से बेदखल कर सकता था। अब क्या है, इसकी कार्यप्रणाली देखते क्या है। जैसे राजनीति क्या है? सामान्य रूप से एक सामंती राज्य एक राजा के अंतर्गत फाइव्स यानी जागीर को एक प्रकार का संघ था। सामंती व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण था। राजा की सत्ता नाम मात्र की थी, समस्त सत्ता सामंतों में निहित थी। सामंत वंशानुगत थे और राजा को सैनिक सेवा प्रस्तुत करते थे। सामंतों के उपसामंत और उपसामंतों के अनुचर होते थे। इन संबंधों का आधार भी भूमि थी और अनुचरों को भी सामंत या उपसामंत की सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। राजा तथा सामंत, सामंत तथा उपसामंत और उपसामंत तथा अनुचर सभी के मध्य संबंध अनुबंधात्मक थे। उनके अधिकार तथा कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। सामंतों के कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के थे। वे अपनी जागीरों में न्याय संपादन करते थे। वे अपनी जागीरों के निवासियों से विभिन्न प्रकार के कर लेते थे, जिन्हें क्या कहते हैं?
जिन्हें सामंती कर कहा जाता था। वे अपने जागीरों के निवासियों के जान माल की रक्षा करते थे। इसी प्रकार सामंत राजा को विभिन्न कर तथा सेवाएं प्रदान करते थे। सामंत अपनी जागीर का स्वामी होता था। उसे दूसरे सामंतों से युद्ध या संधि करने का अधिकार था। उसे मुद्रा डालने का भी अधिकार होता था। अब दूसरा है सामाजिक। सामंतों की शक्ति का आधार उनके सुदृढ़ दुर्ग या मेनर थे। मेनरों का निर्माण आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता था। इन दुर्गों में सामंतों के परिवार रहते थे। इस प्रकार ये दुर्ग सामंतों के जीवन के सामाजिक केंद्र थे, जिनसे उनके रहन सहन, भोजन, मनोरंजन, समारोह आदि को समझा जा सकता है। ये दुर्ग जागीर के भी सामाजिक जीवन के केंद्र थे, जहाँ के समारोह में जागीर की जनता भाग लेती थी। अब है तीसरा आर्थिक। इस मेनोरियल प्रणाली का आर्थिक पक्ष भी था। इस युग के जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। कृषि तकनीक में विकास होने से इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। लेकिन समस्त भूमि का स्वामी सामंत होता था। कृषक लोग दासों के समान सामंत की कृपा से उसके द्वारा प्रदत्त भूखंड पर खेती करते थे। जागीर की समस्त भूमि को भी मेनर कहा जाता था। कृषक को प्रदत्त भूमि की घेराबंदी कर दी जाती थी। ये कृषक मेनर या गढ़ी के बाहर रहते थे और उनके जीवन पर सामंत का पूरा अधिकार था। सामंत सर्वोत्तम भूमि की खेती स्वयं कराते थे, जिस पर कृषकों को दासों के समान कार्य करना पड़ता था। कृषक दो प्रकार के थे, स्वतंत्र और अर्धदास। स्वतंत्र कृषकों को स्वतंत्र कृषकों को स्वेच्छा से कृषि करने या जागीर छोड़कर अन्यत्र जाने का अधिकार था, लेकिन अर्धदासों को अन्यत्र जाने का अधिकार नहीं था। कृषि के अतिरिक्त उन्हें स्वामी की अन्य सेवाएं भी करनी पड़ती थीं। अब सामंत प्रथा के गुण देखेंगे। मेरिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी प्रथा का जन्म तथा विकास तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ था और इसके कुछ गुण थे। शांति और व्यवस्था की स्थापना। इस प्रणाली के द्वारा ऐसे समय की गई थी जब यूरोप बर्बर कबीलों के आक्रमणों के कारण भयक्रांत हो गया था। इन सामंतों ने स्थानीय उत्तरदायित्व के आधार पर अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित की। दूसरा है निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश लगाने का कार्य भी सामंत प्रथा के द्वारा हुआ। उन्होंने अत्याचारी तथा विलासी राजाओं से जनता को सुरक्षित किया। तीसरा है सार्वजनिक कानून का विकास भी इस पद्धति के अंतर्गत हो सका। विभिन्न सामंतों के मध्य संबंधों को तथा सामंत तथा जनता के मध्य संबंधों को पहली बार निश्चित नियमों पर आधारित किया गया। आधारित किया गया जिससे सार्वजनिक कानून का विकास हुआ। इससे व्यक्ति के कर्तव्य तथा अधिकारों के साथ नागरिक भावना का भी विकास हुआ। चौथा है शौर्य भावना का विकास सामंतवादी प्रथा में हुआ। निर्बलों, असहायों, स्त्रियों की सहायता करना सामंत वर्ग में एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ। इसके लिए सामंतों में शौर्य की भावना का विकास हुआ। पांचवा युद्ध कला का विकास भी सामंत प्रणाली की देन है। सामंतों में श्रेष्ठ सैनिकों के गुण होना आवश्यक था। उनकी युद्ध प्रियता ने युद्ध कला का विकास किया। स्थापत्य के क्षेत्र में भी सामंतों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने रोमन तथा गौथिक शैली के श्रेष्ठ भवनों का निर्माण कराया। अब सामंत प्रथा के दोष देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। सामंत प्रणाली में अनेक दोष भी थे। राजनीति में विकेंद्रीकरण की नीति इतनी अधिक हो गई थी कि सार्वभौम सत्ता की अवधारणा ही नष्ट हो गई। राजा की शक्ति नामात्र को रह गई। राजाओं की निरंकुशता समाप्त होने से सामंतों की स्वेच्छाचारिता में वृद्धि हो गई और वे आपस में राजा से भी युद्ध करते थे। इससे भी अराजकता फैली और राज्य में अशांति बनी रहती थी। सैनिक जीवन को अधिक महत्व मिलने लगा। व्यापार और वाणिज्य की अवनति हुई क्योंकि मार्ग असुरक्षित हो गए। कभी कभी तो सामंत ही व्यापारिक काफिलों को लूट लेते थे। प्रत्येक सामंत अपने क्षेत्र में निकलने वाली व्यापारिक काफिलों पर कर कर लगाते थे, जो व्यापार के मार्ग में बड़ी बाधा थी। सामंती प्रणाली के अंतर्गत कृषकों का शोषण होता था। कृषकों के लिए सामंत एक अभिशाप था, जिससे कृषकों का जीवन नरक बन गया था। उन्हें बेगार करनी पड़ती थी और उनकी स्थिति अर्धदास की थी। उन पर सामंतों के करों का भी इतना भार अधिक था कि कृषकों का भरण पोषण भी नहीं हो पाता था। अब सामंतवाद का हम लोग स्वरूप पढ़ेंगे। जैसे सामंतवाद का स्वरूप क्या है। नेचर ऑफ फेडरलिज्म। मध्ययुगीन यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक संगठन का आधार सामंतवाद था। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद
यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। इन राज्यों के राजाओं की शक्ति दुर्बल थी। राज्य की शक्ति मुख्य रूप से सामंत वर्ग के हाथों में थी। इस सामंत वर्ग का उत्थान मध्य युग की अराजकतापूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। राजाओं के पास पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी जिससे वे आंतरिक अराजकता तथा बाह्य आक्रमणों का सामना कर सकते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सामंत वर्ग का विकास हुआ। यह सामंत वर्ग स्थानीय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम था। अपनी जागीर या क्षेत्र में उसकी सत्ता निरंकुश थी और कृषकों की दशा अर्धदासों के समान थी। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सामंतवाद ने सुरक्षा, कृषि विकास, न्याय की व्यवस्था, समाज की सेवा और आदि रचनात्मक कार्य किए थे। लेकिन बाद में यह सामंतवाद उत्पीड़न का साधन बन गया। इस व्यवस्था ने समाज को दो भागों में बांट दिया। प्रथम राजा तथा सामंत लोग जो विशेषाधिकार संपन्न थे। द्वितीय कृषक या दास जो अधिकारों से वंचित थे। भूमि के स्वामी राजा और सामंत कृषकों से भी विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। उनसे बेगार भी कराते थे। कृषकों की दशा दासों के समान अत्यंत शोचनीय थी। उनके जीवन पर भी सामंतों का अधिकार था। दूसरी ओर प्रभुता संपन्न सामंतों का जीवन वैभव तथा विलासिता से पूर्ण था। वे अपने दुर्गीकृत महलों में रहते थे और शास्त्रधारी सैनिक रखते थे। कृषि की व्यवहार करने के अतिरिक्त कृषकों को अनेक कर, भेंट, उपहार भी सामंतों को देने पड़ते थे। सामंतों की अनुमति के बिना वे ना तो उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते थे और ना ही विवाह कर सकते थे। इस प्रकार कृषकों का जीवन सामंतों के अधीन था। अब सामंतवाद का पतन क्या कैसे हुआ, द डाउनफॉल ऑफ फेडरलिज्म देखते हैं। सामंतवाद के उत्थान का मूल कारण अराजकता तथा असुरक्षा की स्थिति थी और सामंतवाद ने सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापित की थी। कालांतर में सामंतवाद ने स्वयं अराजकता उत्पन्न कर दी और जनता के उत्पीड़न तथा कष्टों का कारण बन गया। इस प्रकार जिन कारणों ने सामंत प्रणाली को जन्म दिया, उन्हीं कारणों ने इसका पतन कर दिया। सूरवीर और जन कल्याण की भावना से प्रेरित सामंतवाद के काल में विलासी और अत्याचारी हो गए। अतः सामंतवाद के पतन में विभिन्न कारणों का योगदान था जो निम्नवत थे। जैसे राज्य में राजशक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन रॉयल पावर। ये क्या है? सामंतों के युद्धों तथा अत्याचारों के होते हुए भी कृषि उद्योग और व्यापार में उन्नति हो रही थी और वैज्ञानिक उपायों के द्वारा उत्पादों में वृद्धि हो रही थी। इससे राज्यों में एक नवीन समृद्धिशाली वर्ग का निर्माण हो रहा था। इस शक्तिशाली वर्ग ने राजाओं की सहायता की जिससे राजाओं को भी करों तथा सहायता के रूप में धन प्राप्त हुआ। राजाओं ने इस धन से अपनी सेनाओं का निर्माण किया। अब वे सामंतों की सेना पर निर्भर नहीं थे। इसके साथ ही राजाओं ने सामंतों से सैनिक सहायता के स्थान पर निश्चित धन प्राप्त करना आरंभ किया। राजा की शक्ति में वृद्धि का कारण वस्तुतः व्यापारिक वर्ग था जो सामंतों के युद्धों से उत्पन्न अशांति को समाप्त करना चाहता था। इस प्रकार के सहयोग से राजा ने न केवल सेना का निर्माण किया बल्कि प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना हुई। अब बारूद का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर। भारत बारूद के आविष्कार से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। यह सामंतवाद के पतन का कारण भी बना। सामंतों की शक्ति का आधार उनके दुर्ग थे। उनकी सेना घुड़सवार सैनिकों की सेना होती थी। बारूद के आविष्कार से तोपों तथा बंदूकों का निर्माण हुआ। तोपों की मारक शक्ति के सामने सामंतों के दुर्ग व्यर्थ हो गए। इसी प्रकार बंदूकों के सामने सामंतों की घुड़सवार सेना जो भालों या तीरों से युद्ध करती थी व्यर्थ हो गई। राजाओं ने तोपों तथा बंदूकों पर एकाधिकार रखा। अब सामंत इतने दुर्बल हो गए कि राजा का सामना करने की शक्ति उनमें नहीं रही। अब धर्म युद्धों का प्रभाव भी हुआ। द इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसडर्स। ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम का मुसलमान तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ईसाई इसे मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए 1095 ईस्वी से 1453 ईस्वी के मध्य अनेक बार ईसाई शूरवीर युद्ध करने जेरूसलम आए। इन युद्धों को क्रूसेड या धार्मिक युद्ध कहा गया। सर्वोच्च धर्म गुरु पोप की अपील पर बहुत से सामंत अपने सैनिकों तथा अनुचरों के साथ धर्म युद्ध में भाग लेने पश्चिमी एशिया आए। इन युद्धों में बड़ी संख्या में सामंत मारे गए। इससे पश्चिमी यूरोप में सामंतों की शक्ति दुर्बल हो गई और राजतंत्र को दृढ़ होने तथा सामंतों का दमन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इसका परस्पर संघर्ष भी है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। सामंतवाद के पतन का एक मुख्य कारण यह भी था कि महत्वाकांक्षी सामंत अपने स्वार्थों का कारण परस्पर युद्ध करते रहते थे। इन निरंतर युद्धों के कारण सामंतों की सैनिक शक्ति
इन आत्मघाती युद्धों में नष्ट होती रही। जैसे सामंत वर्ग सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गया, वे आर्थिक दृष्टि से भी दुर्बल हो गए। बड़ी संख्या में सामंत इन युद्धों में मारे गए, इससे भी सामंत वर्ग दुर्बल हुआ। इस दुर्बलता से लाभ उठाकर राजाओं ने अपनी शक्ति को संगठित करने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड का गुलाबों का युद्ध इसका उदाहरण है। यह युद्ध 100 वर्ष तक चला। इंग्लैंड का गुलाबों का युद्ध, जिसमें अनेक सामंत मारे गए, उनकी सेनाएं नष्ट हो गईं, वे आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हो गए। इस स्थिति में भी हेनरी सप्तम निरंकुश राज्य सत्ता का स्थापित करने में सफल हो गया। अब व्यापारिक उन्नति भी थी। बिजनेस प्रोग्रेस। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के व्यापार तथा वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन युद्धों के कारण यूरोपवासी एशिया के अनेक वस्तुओं की ओर आकर्षित हुए। उन्हें एशिया के देशों के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इससे यूरोप में एक नए धनी व्यापारिक वर्ग का निर्माण हुआ किया। इन व्यापारियों ने व्यापारिक संघों का निर्माण किया। यद्यपि यह वर्ग धनी और शक्तिशाली था, तथापि इसे प्रशासन में कोई स्थान नहीं था और उन्हें सामंतों से हेय माना जाता था। अतः वे सामंती व्यवस्था के शत्रु थे। सामंतों के परस्पर युद्ध, प्रत्येक सामंत द्वारा अपनी जागीर में चुंगी लगाना, व्यापारी काफिलों को सामंतों द्वारा लूटना आदि ऐसे अनेक कारण थे, जिससे व्यापारी वर्ग राजसत्ता का समर्थक बन गया और उसने सामंतवाद के विनाश में राजाओं की सहायता की। अब नवीन नगरों का आविर्भाव। द इमरजेंस ऑफ न्यू सिटीज। व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के एक महत्वपूर्ण परिणाम नगरों का विकास था। नगर व्यापारियों के केंद्र थे, जहां व्यापारिक मेले आयोजित किए जाते थे और व्यापारी वस्तुओं का विनिमय करते थे। इन व्यापारियों को सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कृषक तथा कृषि दास जीविका के लिए इन नगरों में आकर बसने लगे। इससे सामंतों का अहित होता था, क्योंकि अब कृषकों की संख्या कम हो रही थी। इसके साथ ही अब कृषक सामंतों पर निर्भर नहीं रहे। वस्तुतः नगरों के उत्थान का मुख्य कारण यह था कि पश्चिमी यूरोप के आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो रहा था। कृषि के स्थान पर व्यापार, उद्योग और ग्रामों के स्थान पर नगरों का महत्व बढ़ रहा था। नगर धनी व्यापारी वर्ग की शक्ति का केंद्र था। इससे व्यापारियों और सामंतों में संघर्ष आरंभ हो गया, जिससे अंततः सामंतवाद नष्ट हुआ। और मुद्रा का प्रचलन, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। मध्य युग में वस्तु विनिमय प्रणाली मुख्य रूप से थी और मुद्रा का प्रचलन कम था, लेकिन धर्म युद्धों के कारण, व्यापार की वृद्धि के कारण मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया। जो सामंत धर्म युद्धों में जाते थे, उन्हें मुद्रा की आवश्यकता होती थी और व्यापारियों से विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें मुद्रा की आवश्यकता होती थी। यह मुद्रा उन्हें केवल व्यापारियों से प्राप्त हो सकती थी। इसके दो परिणाम हुए। प्रथम, सामंतों ने अब कृषकों तथा दासों से सेवा के बदले में मुद्रा या नगद धन मांगना आरंभ किया, जिससे अंततः सामंतों का महत्व कम हुआ और व्यापारियों के मत में वृद्धि हुई। द्वितीय, चतुर व्यापारी सामंतों को मुद्रा देते थे और उनके बदले में उनके विशेषाधिकार तथा सुशासन अधिकार प्राप्त कर लेते थे। इससे भी सामंतों का महत्व कम होने लगा। अब व्यापारी मासिक वेतन में अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक रखने लगे और कभी-कभी तो इन सैनिकों की संख्या तो सामंतों के सैनिकों से अधिक होती थी। सामंत यह भी चाहते थे कि उनके कृषक दास धन देकर अपनी स्वतंत्रता खरीद लें। इससे अनेक दास स्वतंत्र हो गए और वे व्यापारियों की सेवा में चले गए। इस प्रकार मुद्रा के बढ़ते हुए प्रचलन से सामंतों की स्थिति दुर्बल हो गई और वे धनी व्यापारी का वर्ग सामना करने में असमर्थ हो गए। कृषकों का विद्रोह भी हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ पीजेंट्स। सामंतवादी व्यवस्था कृषकों के उत्पीड़न पर आधारित थी। कृषकों को शोषण तथा उन पर अमानवीय अत्याचार करना इस प्रणाली की विशेषता थी। समय समय पर कृषक इन अत्याचारों के विरोध में खड़े हुए थे। 1338 ईस्वी में यूरोप में भयंकर महामारी फैली, जिससे काली मृत्यु कहा गया। इससे यूरोप की लगभग आधी आबादी मर गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक श्रमिकों का अभाव हो गया। बाध्य होकर भूस्वामी वर्ग उन्हें अधिक परिश्रमिक देने लगा और उन्हें कृषकों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ा। अब कृषक भी संगठित होकर सामंत भूस्वामी वर्ग का विरोध करने लगे। 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में व्यापक कृषक विद्रोह हुआ, जिसका सरकार ने निर्दयता से दमन किया। फ्रांस में भी इसी प्रकार का कृषक विद्रोह हुआ। इन विद्रोह से कृषकों में नवीन चेतना तथा अपने अधिकारों के प्रति जागृति हुई। इन विद्रोहों ने सामंतवाद की जड़ों को हिला दिया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी अपनाई गई, जिससे अब खेतों को परती छोड़ना आवश्यक नहीं था और कृषक 3 फसलें करने लगे। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषकों की सामंतों पर निर्भरता कम हो गई। इस कृषि विकास से भी सामंतों की स्थिति दुर्बल हुई। अब राष्ट्रीयता की भावना का उदय।
राष्ट्रीय भावना के विकास से भी सामंतवाद का पतन हुआ। व्यापारी लोग अपने अपने देश में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके देश में दूसरे देशों के व्यापारी बसें। ऐसे व्यापारियों में संघर्ष उत्पन्न हो गया और प्रत्येक देश के राजा ने अपने देश के व्यापारी रक्षा के लिए ऐसे नियम बनाए जिससे उनके व्यापार का संरक्षण हो। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अब राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाने लगा। व्यापारी लाभ के लिए राष्ट्रों के मध्य युद्ध भी हुए। इन युद्धों से भी राष्ट्रीय भावना शक्तिशाली बनी। राष्ट्रीयता की भावना में सामंतवाद को कोई स्थान नहीं था, अतः राष्ट्रीयता के उत्थान से सामंतवाद नष्ट हो गया। अब एक और है आंतरिक दुर्बलता, इंटरनल वीकनेस। सामंतवाद के पतन में उसकी आंतरिक दुर्बलता में उत्तरदायी थी। सामंतवाद निरंतर युद्ध प्रणाली पर आधारित था। अनेक सामंत विजय या उत्तराधिकार के या विवाद द्वारा भूमि प्राप्त कर लेते थे, जिनसे विवाद और संघर्ष बना रहता था। दूसरे सामंतवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित थी। वह नकारात्मक और यथास्थितिवादी थी। सामंतों के छोटे छोटे दुर्ग मेंदर अत्याचारों के केंद्र थे, जिसे धीरे धीरे सभी अन्य वर्ग, राजा, व्यापारी, कृषक, मध्यम वर्ग तथा श्रमिक सभी उसके विरोधी हो गए। ये वर्ग इस अत्याचारी प्रणाली की समाप्ति चाहते थे। इस तरह के प्रयत्न सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस में किए गए थे। नवीन आर्थिक विचारों, सैनिक परिवर्तनों तथा वैज्ञानिक तथा अन्य बौद्धिक विचारों का विकास हुआ। इस विकास में सामंतवाद प्रगति विरोधी हो गया, अतः इसका पतन आवश्यक हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सामंतवाद का विकास, प्रणाली, उसका पतन और उसके क्या कारण थे सभी हम लोगों ने पढ़े भाग 2 में। और भाग 3 में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।